हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़े और ब्रांस्टेड-लोरियन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़े और उसके लिमिटेशन को भी पढ़े। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे, यानी नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये प्यारे बच्चों, वी हैव इंडिकेटर्स इन ए डिफरेंट व्हीकल वाइल मूविंग ऑन द रोड्स। जब हम लोग रोड पर मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि व्हीकल में डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। व्हीकल में डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जब हम रोड पर मूव करते हैं तो ये दिज इंडिकेटर्स हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन इन विच व्हीकल इज़ गोइंग टू मूव्स। और ये इंडिकेटर हमें ये सहायता करते हैं कि जो व्हीकल है किस डायरेक्शन में मूव करना है। जिस डायरेक्शन में मूव कराना होता है हम अपने इंडिकेटर्स के सहारा लेते हैं, इंडिकेटर्स दिखाकर। ठीक इसी प्रकार ट्रैफिक सिग्नल्स डायरेक्शन द ट्रैफिक ऑन द रोड्स। ठीक इसी प्रकार जो होता है ट्रैफिक पे सिग्नल दिया जाता है। जैसे रेड लाइट का मतलब होता है आपको ठहर जाना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है आप मूव कीजिए, है ना। तो जिस प्रकार ये इंडिकेटर्स है, ठीक उसी प्रकार सिमिलर नेचर ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो इंडिकेट बाय द सम स्पेशल केमिकल कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक उसी प्रकार से कुछ सॉल्यूशन की है ना नेचर होती है जो इंडिकेट करते हैं स्पेशल केमिकल्स, एक स्पेशल केमिकल की तरह जिसे इंडिकेटर्स कहते हैं। दिज केमिकल्स इंडिकेटर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन। और ये जो केमिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वह सॉल्यूशन की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यानी जिस सॉल्यूशन में ये इंडिकेटर जाते हैं उस सॉल्यूशन की नेचर, यानी एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल्स है। एसिडिक में कुछ और कलर देते हैं, बेसिक में कुछ और कलर देते हैं, और न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो इसमें कुछ और उनका कलर होगा। तो ये इंडिकेटर है जो इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है वह एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल से है। उसके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन या इंडिकेटर देते हैं। तो इंडिकेटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच गिव्स ए डिफरेंट कलर इन ए डिफरेंट मीडियम्स। इंडिकेटर वह केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट कलर देता है। जैसे एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनका अलग अलग कलर होता है, जिससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक मीडियम का है या फिर न्यूट्रल्स है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। अतः एसिड और बेस में जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं उसको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। जैसे फिनोफ्थेलिन गिव्स पिंक कलर इन ए बेसिक मीडियम। अगर सॉल्यूशन बेसिक मीडियम का हो तो उसमें जो हम फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर का यूज करते हैं, यह एक इंडिकेटर का नाम है, वो पिंक कलर देता है। जबकि उसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो कोई कलर नहीं देता है, नो कलर इन एसिडिक मीडियम्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना। और इनको थोड़ा सा और हम एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, इसे देखिएगा इंडिकेटर्स को। देयर आर ए मेनी सब्सटेंस विच शो वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कलर ऑर्डर्स इन ए एसिडिक मीडियम्स and different properties in a basic medium. Such substances are called acid and base indicators. Many substances होते हैं जो क्या शो करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कलर शो करते हैं, ऑर्डर्स, स्मेल शो करते हैं। एसिडिक मीडियम में कुछ और शो करेंगे, एसिडिक मीडियम में कलर कुछ और होगा, ऑर्डर कुछ और होगा, स्मेल कुछ और होगा। और वही बेसिक मीडियम में कलर कुछ और होगा, उनकी स्मेल कुछ और होगी। ऐसे सब्सटेंस को ही हम एसिड बेस इंडिकेटर कहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है उस बेसिस पर, है ना। टू टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर जो होते हैं एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर शो करेंगे, बेसिक मीडियम में कुछ और कलर शो करेंगे। एसिडिक गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स, यानी इंडिकेटर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्डर, यानी डिफरेंट स्मेल देते हैं। एसिडिक मीडियम में कुछ और स्मेल देंगे, बेसिक मीडियम में कुछ और स्मेल देंगे। तो ऐसे इंडिकेटर को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, काफ़ी ध्यान देना है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिडिक मीडियम में उनका स्मेल कुछ और होगा और बेसिक मीडियम में उनका स्मेल कुछ और होगा।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आर्ट फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इंडिकेटर्स मैं कुछ ले रहा हूँ यहाँ। इंडिकेटर ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। लिटमस है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया होता है, टर्मरिक होता है। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे लिटमस जो होता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। लाइकेन जो होता है फंजाई और एल्गी से बना होता है, और उसी का ये पार्ट्स होता है जिसका लिटमस। तो लिटमस जो है एक इंडिकेटर का काम करता है, क्योंकि वे अपने कलर को चेंज करता है सॉल्यूशन की नेचर पर बेसिस पर। जैसे यहाँ लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर्स है, और ये क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में अपने कलर को रेड बना लेता है लिटमस पेपर। यही जब बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं लिटमस को, तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो जब लिटमस को आप बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ब्लू कलर में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। यदि लिटमस अपने आप को सॉल्यूशन में रेड कर ले रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है। इसी प्रकार रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, आप रेड कैबेज ये देखे होंगे, लाल गोभी का जो पत्ती होती है ना, उसकी कलर होती है रेड कैबेज की होती है। अब वह एसिडिक मीडियम में रेड बना रहता है। एसिडिक मीडियम में रेड का रेड बना रहेगा, लेकिन जो बेसिक में जाता है तो ग्रीन कलर चेंज कर लेता है। इसी प्रकार फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया है, ये एसिडिक मीडियम में ब्लू होता है, और जैसे ही ये बेसिक मीडियम में जाता है तो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। इसके बाद जो टर्मरिक है, हल्दी है, टर्मरिक काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। ये एसिडिक मीडियम में रहता है तो नो चेंज, यानी एसिडिक मीडियम में ये येलो का येलो ही बना रहता है। येलो जो टर्मरिक पाउडर है, आप एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो येलो का येलो ही बना रहेगा, लेकिन जो आप बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये रेड ब्राउन हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये घर पर भी देखे होंगे आप लोग। हल्दी को क्या किया जाता है, जब हल्दी को क्रश किया जाता है, कुचला जाता है, उसको क्रश करने के बाद उसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे चूना आप लोग देखे होंगे। तो हल्दी में जैसे ही थोड़ा सा चूना, जो बेसिक नेचर का होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ही उसमें आप चूना मिलाते हैं तो रेड ब्राउन हो जाता है। तो ये काफ़ी एक इंडिकेटर है जो नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, टर्मरिक। उसी प्रकार कुछ हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन कौन आ जाएगा, फिनोफ्थेलिन आ जाएगा, मेथिल ऑरेंज आ जाएगा, है ना। तो इनके कलर इन एसिडिक मीडियम और कलर इन बेसिक मीडियम में समझना है। फिनोफ्थेलिन जो होता है कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो पिंक कलर बना लेता है, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंडिकेट करने लगता है कि हम बेसिक नेचर के सॉल्यूशन में हैं। और उसी को जब हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, जी बिल्कुल पानी की तरह होता है, कलरलेस होता है, तो बिल्कुल कलरलेस वहाँ रहेगा। लेकिन जो बेसिक में डालेंगे तो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। मेथिल ऑरेंज भी एक क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। जब इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और इसको बेसिक मीडियम में, बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जैसे ऑनियन है, प्याज है, प्याज को काटने पर उसमें स्मेल आती है ना, स्मेल इन एसिडिक मीडियम। तो अगर आप एसिडिक मीडियम में प्याज को काट कर रखेंगे तो जो उसके पास अपनी स्मेल होती है वह स्मेल और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। तो ये इसमें एसिडिक मीडियम में उसका वही कलर रहेगा ऑनियन का, प्याज का, बिल्कुल, जबकि बढ़ जाता है, स्मेल उसकी और तेज़ हो जाती है। जबकि बेसिक सॉल्यूशन में अगर ले जाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में रखेंगे कटे प्याज को तो कोई स्मेल नहीं आएगा। वैसे ही वेनिला इसेंस है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। जब इसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो जो इसका स्मेल होगा, जो इसका टेस्ट होगा, स्मेल होगा, वही स्मेल इसमें रिटेन किया रहेगा, उसके स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जो बेसिक मीडियम में रखेंगे तो उसका जो भी स्मेल है वो गायब हो जाएगा, नो स्मेल, यहाँ स्मेल को नहीं देगा। जबकि यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्लोव ऑयल, जिसे हम लौंग का तेल कहते हैं। लौंग के तेल को जब हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो रिटेन किए रहता है। इसका जो महक होती है, अपनी महक
अपनी जो प्रॉपर जो स्मेल होती है वो रिटेन किए रहता है, बनाए रखता है, किस में, एसिडिक मीडियम में। जबकि यही अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में लौंग के तेल को डालते हैं तो उसकी महक समाप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है एसिड बेस टेस्ट को हम थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इसको समझ लीजिएगा, अच्छा इम्पोर्टेंट्स है। जैसे एसिड बेस टेस्ट कैसे करें, तो एसिड बेस टेस्ट में ये काफ़ी बोर्ड में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ये लिटमस पेपर है, फिनोफ्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, इसको मैं ट्रिक बनाया हूँ। तो लिटमस इसमें ये लिटमस है, नेचुरल है, बाकी ये सिंथेटिक्स है। न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, काफ़ी प्यारे बच्चों में महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। न्यूट्रल मीडियम यानी एसिड नवेश वो बिल्कुल पानी है, यानी न्यूट्रल मीडियम में क्या उसका टेस्ट होगा, कलर होगा, एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, बेसिक मीडियम में कैसा होगा। तो मैं लिखा हूँ लिटमस जो होगा न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होगा, एसिडिक में रेड होगा, बेसिक में ब्लू होगा। फिनाफ्थेलिन जो होगा न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होगा, एसिडिक में कलरलेस हो जाएगा, बेसिक में पिंक हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज होगा, ऑरेंज हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में पिंक हो जाएगा, बेसिक में येलो हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे दिखाएं प्यारे बच्चों, देखिए लिटमस, फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, एल से लिटमस, पी से फिनोफ्थेलिन और एम से मेथिल ऑरेंज। तो मैं लिख दिया हूँ LPM, देखिए LPM, तो LPM, तो एल से लाल, पी से पैजामा, एम से में, लाल पजामा में। इसको याद करेंगे, लिटमस, फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज को लाल पजामा में। और ये न्यूट्रल मीडियम में क्या कलर शो करता है, तो न्यूट्रल मीडियम में देखिए PCO, आपको याद हो जाएगा पहले PCO से हम लोग बात करते थे, कहीं बाहर बात करना होता था, मोबाइल नहीं था उतना, तो उस समय PCO चलता था, पब्लिक कॉल ऑफिस चलता था, तो हम लोग PCO से बात करते थे। तो इसको याद कर लेना कि न्यूट्रल मीडियम में यहाँ पर्पल कलर का होता है, और C से कलरलेस हो जाएगा, और O से ऑरेंज हो जाएगा। ये इसका लिटमस, फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का ये ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जैसे टेबल में लिखा था। यही एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो रेड, कलरलेस, पिंक, यानी RCP। तो RCP का मैं एक ट्रिक बना दिया हूँ, रूपा चड्डी पहनो, रूपा चड्डी पहनो, यानी R से रूपा, C से चड्डी, P से पहनो, यानी रेड, कलरलेस और पिंक हो जाएगा ये एसिडिक मीडियम में। जबकि यही आप बेसिक मीडियम में चलेंगे, बेसिक मीडियम में तो ब्लू, पिंक, येलो, तो यानी BPY, ब्लू, पिंक, येलो, यानी B से जैसे भूत, प्रेत, यमराज। अगर रूपा चड्डी नहीं पहनोगे तो तुमको भूत, प्रेत, यमराज से मिलेंगे। रूपा चड्डी पहनोगे नहीं तो तुम्हें भूत, प्रेत, यमराज का सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इस ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखे रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड बेस टेस्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसे समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक्स है प्यारे बच्चों, वो अगला टॉपिक्स है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इसको आप लोगों को बुक के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो कई प्रकार के इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इट इज़ मोर सेंसिटिव, यह काफ़ी सेंसिटिव होता है। इंडिकेटर एज टू कैन गिव द डिफरेंट कलर इन ए डिफरेंट मीडियम, ये और ज़्यादा सेंसिटिव होता है और डिफरेंट कलर शो करने लगता है डिफरेंट मीडियम में, यानी एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में ये डिफरेंट कलर शो करने लगता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। इट इज़ हेल्पफुल टू एस्टिमेट द pH ऑफ सेम एसिड इन ए डिफरेंट कंसनट्रेशन। एक ही एसिड का अगर डिफरेंट कंसनट्रेशन है, एक ही एसिड का यदि डिफरेंट कंसंट्रेशन है तो एस्टिमेट करके pH वैल्यू बताने लगता है कि इसकी pH कितना होगा, क्योंकि एसिड का pH वैल्यू 7 से कम होता है, लेस होता है, तो लगभग एस्टिमेट करके pH वैल्यू बताएगा कि इस कंसंट्रेशन का pH वैल्यू कितना होगा, फला कंसंट्रेशन का pH वैल्यू कितना होगा। देयरफॉर दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड pH इंडिकेटर। इस कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम pH इंडिकेटर भी कहते हैं। द पेपर स्ट्रिप सोक्ड इन ए सॉल्यूशन,
आर्काइड पीएच पेपर। जिस पेपर को हम जिस स्ट्रिप्स को हम सॉक्ड करते हैं सॉल्यूशन में, उसको हम पीएच पेपर कहते हैं। जैसे हम लोग के पास पीएच पेपर लैब में रखा रहता है, उसको डीप करके उसको हम लोग सॉल्यूशन में रख कर टेस्ट करते हैं कि इस सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि एसिडिक है तो कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है, पीएच वैल्यू कितना है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके बाद जो होगा प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक्स होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। देखिए प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक्स चलेगा। द एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज द फॉलोइंग बेसिस। एसिड को क्लासीफाई किया गया है ना, वेरियस कैटेगरी फॉलोइंग बेसिस पर। किस बेसिस पर? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं, स्ट्रेंथ, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन स्ट्रेंथ के बेसिस पर, ओरिजिन यानी सोर्स के बेसिस पर एसिड, और अमाउंट ऑफ एसिड यानी कंसंट्रेशन की बेसिस पर, मालिकुलर कंपोजिशन यानी एसिड का मालिकुलर कंपोजिशन क्या है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बेसिसिटी। इस बेसिस पर एसिड को क्लासीफाई किया गया है। देखिए इसमें पहला जो हेडिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड में बी क्लासीफाइड एज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड किसको कहेंगे? नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन ए वाटर, यानी ये जो होते हैं वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। वीक एसिड जो होते हैं, थोड़ा इसे समझ लीजिए प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 100 की संख्या में मॉलिक्यूल्स है एसिटिक एसिड CH3COOH, यह एक वीक एसिड है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, पानी में घोला जाता है पानी में, तो इस 100 में से मुश्किल से कुछ ही पार्टिकल्स, इसमें 100 में से 40 CH3COOH जो होंगे आयोनाइज होंगे, यानी 40 CH3COO- और 40 H+ में आयोनाइज होंगे। बाकी इसमें से जो 60 CH3COOH होंगे ये आयोनाइज नहीं होंगे। इसमें से 40 ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं। तो ये वीक एसिड की ये खासियत होती है कि उनके पूरे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर में आयोनाइज नहीं होते। आयोनाइज का मतलब अपने आयनों में नहीं डिकम्पोज होते हैं। 40 डिकम्पोज हुआ, 60 नहीं हुआ, इसे वीक एसिड कहेंगे। यहाँ लिखा गया है नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन ए वाटर एंड गिव फ्यू हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, और एक्वस सोल्यूशन में कुछ ही हाइड्रोजन आयन देते हैं। फॉर वीक एसिड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ वाटर। अगर उसमें आप वाटर ऐड करते जा रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड। सम प्रॉपर्टीज ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें आयंस कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम सप्लाई होगी। बोथ आयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड एसिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड। यानी कहने का मतलब कि अभी मैं जो समझाया हूँ यहाँ पर कि इस बीकर में क्या क्या है, तो 40 H+ हैं और 40 CH3COO- है और 60 की संख्या में CH3COOH है। अब देखिए जो वीक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन के आयन हैं, उसमें एसीटेट के आयन हैं, उसमें एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये हाइड्रोजन भी आयन है ना, और एसीटेट आयन भी है और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी हैं। यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों बोथ आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए ये आयोनाइज्ड है, ये दोनों आयोनाइज्ड हैं, इसको कहेंगे अनआयोनाइज्ड। तो जो भी वीक एसिड होते हैं उसके सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। जैसे एसिड है, वाटर में डिजॉल्व करेंगे हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जो भी इसमें से H+ जो देता है एसिड, यह H+ जो होता है
H2O से जुड़ जाता है, H2O से जुड़कर H3O+ बनाता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन की साइज़ बहुत छोटी होती है और जल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इस प्रोटॉन को खींच लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये जो है हाइड्रोनियम H+ इसमें जाकर जुड़ जाता है और एन आयन बनाता है। जैसे यहाँ एसिटिक एसिड है, अपने H+ को जल को दे दिया तो जल हाइड्रोनियम में चेंज हो गया और ये एसीटेट आयन में चेंज हो गया। एसिटिक एसिड है, वाटर है और एसीटेट आयन है और हाइड्रोनियम आयन है। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और वीक एसिड होते हैं। प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, फ्रूट में पाए जाते हैं, है ना, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, मिल्क कर्ड में पाए जाते हैं, वे जनरली वीक होते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। जैसे वीक एसिड का नाम कुछ दिया गया है यहाँ, कार्बोनिक एसिड जिसका फार्मूला H2CO3 होता है वीक एसिड है। एसिटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 है, ब्यूटायरिक एसिड C3H7COOH होता है, लैक्टिक एसिड CH3CH स्मॉल ब्रैकेट में OH और COOH, ये लैक्टिक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस मीडियम। ये एक्वस मीडियम में क्या हो जाता है? कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। ऑन गिव द लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे HCl है, H2SO4 है। प्यारे बच्चे, इसको समझ लीजिए। जैसे अगर हम 100 HCl को अगर हम एक्वस में डालें, पानी है इसमें, वाटर है, और इसमें 100 HCl डालें, 100 HCl ये डाल रहा हूँ मैं, 100 HCl, तो 100 HCl होगा 100 H+ में और 100 Cl- में, यानी 100 H+ में और 100 Cl- में, यानी ये कम्प्लीटली जाकर डिकम्पोज हो जा रहा है, कम्प्लीटली डिकम्पोज हो रहा है। तो इसको कहेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन हो रहा है, यानी इसमें ज़्यादा प्रोटॉन है, इसके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन में प्रोटॉन की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है और इसके एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन की संख्या काफ़ी अधिक है ना। कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस मीडियम एंड ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। HCl H2SO4 प्रॉपर। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? सम प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हैव ओनली आयंस। इसमें सिर्फ आयंस होंगे प्यारे बच्चों। देखिए, जैसे कि 100 HCl है, वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो ये जितने भी H+ है आयंस में है, ये H+ चला जाएगा जल से, ये H+ जो होंगे 100 H2O से जुड़ जाएंगे और 100 H3O+ बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें इसके एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी प्रोटॉन हैं, जितने भी हैं, सब आयंस के फॉर्म में होंगे और क्लोराइड आयन तो खुद है 100 Cl- है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके एक्वस सॉल्यूशन में केवल आयंस होते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए उनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्योंकि आयंस जो होते हैं वे इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। जब ज़्यादा आयंस होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे। कोरोजिव टू स्किन, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्किन पर अगर थोड़ा सा भी लग जाएगा तो स्किन को जला सकता है, करोड कर सकता है। एंड डेलिकेट्स पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज़, और हम लोग के बॉडी पार्ट्स का ये नुकसान भी कर सकता है। डेंजरस टू टेस्ट, इसका टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब डेंजरस होते हैं, है ना। जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, HClO3 हुआ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में ये प्रोटॉन को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक्स है प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बेसिस पर ये एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? मे बी ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स, ऑर्गेनिक और मिनरल्स में होते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड विच डेराइव फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं, ऐसे एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इट कंटेन कार्बन एटम्स, इनमें जो मेन जो एलिमेंट होता है कार्बन होता है। द वर्ड ऑर्गेनिक डेराइव्ड फ्राम वर्ड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक एसिड है वो ऑर्गेनिज्म से आया, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग,
नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सो वी कैन ईजिली ईट और ड्रिंक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, इसलिए इसको ईजिली चखा जा सकता है, खाया जा सकता है या ड्रिंक पिया जा सकता है। द सब्सटेंसेस विच कंटेन दीज एसिड, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें ये एसिड होते हैं, जैसे विनेगर, आप सिरका का नाम सुने हैं, सिरका में एसिटिक एसिड होता है जिसे हम खाते हैं, तो ये नेचुरल एसिड होता है CH3COOH। टोमेटो है ना, टमाटर जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। टैमरिंड होता है इमली में टार्टरिक एसिड होता है। लेमन या ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है। सोर मिल्क या कर्ड, दही या दूध में लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल्स में मैलेइक एसिड होता है। और एंट एसिड का मतलब फॉर्मिक एसिड, एंट में एसिड होता है चींटियों में, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। मिनरल एसिड ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस मिनरल्स, कुछ मिनरल से इसको प्राप्त किया जाता है, या सिंथेसाइज या प्रयोगशाला लैब में या फिर इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज किया जाता है। फ्रॉम मिनरल्स से बनाया जाता है। कार्ड इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड होते हैं। कार्बोनिक जो है वीक मिनरल एसिड्स हैं। जनरली इट इज़ हार्मफुल टू टेक फूड आइटम्स कंटेन मिनरल एसिड्स, अगर किसी फूड मटेरियल में ये एसिड अगर इन्वॉल्व है तो आपके लिए हार्मफुल है। बट इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब कंटेनिंग वीक एसिड, अगर आपके फूड मटेरियल्स में या ड्रिंकिंग वाटर में या ड्रिंकिंग में अगर ये वीक एसिड हैं तो आपके लिए कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड, है ना, अमाउंट की बेसिस पर एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, डाइल्यूट एसिड और स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेट एसिड। द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड यानी कंसनट्रेट ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एसिड आर टू टाइप्स। डाइल्यूट एसिड विच हैव लो परसेंटेज ऑफ एसिड एंड हाई परसेंटेज ऑफ वाटर, अगर एसिड में वाटर की जो परसेंटेज है ज़्यादा है और उसमें एसिड की परसेंटेज लो है, कम है, तो फिर उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम यानी किसी पर यूनिट वॉल्यूम में यदि एसिड की परसेंटेज लो है और वाटर की परसेंटेज उसमें ज़्यादा है तो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। डाइल्यूट एसिड लेस कोरोजिव होता है इन नेचर एंड लेस डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो कोरोजिव नेचर उसका कम होगा और उसकी डेंजरस होगा वो लेस होगा। मोस्ट ऑफ टाइम इन आवर स्कूल वी यूज डाइल्यूट एसिड, हम अपने स्कूल लेवल पर देखें तो हम मैक्सिमम टाइम हम डाइल्यूट एसिड का ही यूज करते हैं। कंसनट्रेट एसिड क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ एसिड होता है एंड लो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, यानी ऐसे एसिड जो कंसनट्रेट एसिड होता है उसमें लो परसेंटेज में वाटर होता है और हाई परसेंटेज में एसिड होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी किसी यूनिट वॉल्यूम में हाई परसेंटेज में एसिड होता है, लो परसेंटेज में वाटर होता है। इट इज़ मोर करोजिव एंड डेंजरस, ये काफ़ी संक्षारण हो सकता है, काफ़ी संक्षारित कर सकता है और डेंजरस हो सकता है ना। डेंजर मार्क्स इट गिवन इन अ वाटर ऑफ द कंसनट्रेट एसिड, जो भी कंसनट्रेट एसिड का जो बाटल होता है उस पर डेंजर मार्क बनाया रहता है ताकि आप ये कंसनट्रेट एसिड को आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगला जो पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन की बेसिस पे एसिड होता है, एक बाइनरी एसिड होता है विच हैव हाइड्रोजन एंड वन अनदर एलिमेंट, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें HCl है, HF है, HI है, HBr है, तो ये इसमें हाइड्रोजन आयन इस सब में हाइड्रोजन आयन है, लेकिन इसमें दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमीन, इसलिए इसको हम बाइनरी एसिड कहते हैं। देखिए लिखा है विच हैव हाइड्रोजन एंड वन अनदर एलिमेंट, और दूसरा कोई एलिमेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन है, हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन है, इससे बाइनरी सेल। ऑक्सो एसिड विच हैव ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर, वे एसिड जिनके स्ट्रक्चर में या जिनके मालिक्यूल्स में क्या हो, ऑक्सीजन हो, एंड दे कैन गिव नेसेंट ऑक्सीजन, ये देखिए नेसेंट ऑक्सीजन का फार्मूला है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जब इसको रिएक्शन आप इसको तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो ये वाटर में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन
तत्काल जो ऑक्सीजन बनती है उसी को नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। नाइट्रिक एसिड है, इसको भी नाइट्रस एसिड में और फिर नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ेंगे तो ये ऑक्सो एसिड है, वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड में भी पहला मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड मॉलिक्यूल्स गिव्स वन हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन इन वाटर। जैसे दीज एसिड कैन न्यूट्रलाइज वन हाइड्रोक्साइड आयन गिवन बाय बेस, यानी वह एसिड जिसमें एक ही H+ हो, जो एक ही OH को न्यूट्रलाइज कर सके। जैसे HCl में एक H है, HBr में एक H+ है, HNO3 में एक ही H+ है। देयर बेसिसिटी इज 1, क्योंकि यह एक ही OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। वह एसिड जिसमें जिसके एक मॉलिक्यूल्स में जितनी संख्या में H+ होता है वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे HCl की बेसिसिटी 1 है क्योंकि यह एक ही H+ को रिलीज कर रहा है। HBr की बेसिसिटी 1 ही है क्योंकि एक ही OH आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। HNO3 की भी बेसिसिटी 1 ही है क्योंकि एक ही OH को न्यूट्रलाइज करेगा। Here one H+ given by acid can neutralize one hydroxide ion during the neutralization reaction with a base। बेस के साथ जब इसको रिएक्शन कराया जाएगा तो एक ही OH को न्यूट्रलाइज कराएगा, इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में इसकी बेसिसिटी 1 होती है। डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड, दैट एसिड gives 2 hydrogen ions in aqueous solution or can neutralize 2 hydroxide ions, यानी H2SO4, H2SO3, H2CO3 ये ऐसे एसिड हैं जो डाइप्रोटिक एसिड कहलाते हैं क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 H+ आयन होते हैं। ये 2 OH- को न्यूट्रलाइज करेंगे। हियर 2 H+ आयन्स कैन न्यूट्रलाइज 2 हाइड्रोक्साइड आयन। 2 हाइड्रोजन आयन 2 OH को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए इसको डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड कहते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड्स या पॉलीबेसिक एसिड्स, देखिए विच कैन गिव्स मोर देन 2 हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज मोर देन 2 हाइड्रोक्साइड आयन, यानी वह एसिड जो 2 से अधिक हाइड्रोजन आयन दे या 2 से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे H3PO4 है, H3PO3 है, ये 2 से अधिक प्रोटॉन को देते हैं, H+ को देते हैं और 2 से अधिक OH- को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घुलते हैं वाटर में, हाई सॉल्युबल होते हैं। एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर होते हैं क्योंकि वो आयंस में डिकम्पोज होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस बनाते हैं। सो देयर आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, है ना। ये वाटर का जो पोलर नेचर होता है उसमें ये सॉल्युबल होते हैं क्योंकि एसिड भी पोलर नेचर में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में उसमें होते हैं। शोर इन टेस्ट, अगर इनको टेस्ट किया जाए तो शोर होंगे, जैसे मान लीजिए जो ऑर्गेनिक एसिड वगैरह होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट, क्योंकि इसमें जब आयंस होंगे तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन की स्टेट में इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। हाईली कोरोजिव नेचर होते हैं, ये संचारित कर सकते हैं। If pour few drops of H2SO4 on the cotton towels it get burned due to the corrosive nature of sulfuric acid। अगर हाई कंसनट्रेटेड H2SO4 है, अगर किसी कॉटन टॉवल पर गिर जाता है तो उसको जला सकता है क्योंकि इसमें कोरोजिव नेचर हो, कोरोजन